नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद गिरजेश का यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम विषय में प्रवेश करेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास का अर्थ क्या है। तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन है धन आस। इसका अर्थ होता है ऐसा, निश्चित रूप से है। मतलब कि ये जो इसमें लिखा हुआ है इतिहास में, वो निश्चित रूप से कभी न कभी हुआ था। अतीत को जानने का एकमात्र साधन है इतिहास। इतिहास अतीत को मतलब वही बताया ना कि मतलब पिछले वर्षों में जो भी हुआ है उसके जानने का एकमात्र स्रोत इतिहास है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। मतलब कि किसी राष्ट्र में, मतलब किसी देश में पिछले वर्षों में, बीते समय में क्या हुआ है क्या नहीं, ये हम इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। अतीत मतलब जो जो भी अतीत है हमारा, मतलब वो हमारी संस्कृति क्या रही है, सभ्यता क्या रही है। और यहाँ सभ्यता देखें तो हमारे जीवन की शैली क्या है, जीवन की शैली क्या है, क्या रीति रिवाज के अंतर्गत हम रहते हैं, इसी को हम सभ्यता कहते हैं। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान। यहाँ अस्मिता का अर्थ होगा गर्व, आत्मसम्मान। यानी कि किसी देश को किस चीज़ पे गर्व होता है, वह उसकी संस्कृति और उसकी पहचान या उसके आत्मसम्मान का वो जो है वो उसकी संस्कृति और सभ्यता से ही की जाती है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं। जो भी मनुष्य जो भी करता है वह इसकी संस्कृति के अंतर्गत आता है। जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर है। पहले हम बता चुके हैं कि वो क्या करता है, क्या क्रियाकलाप करता है, मतलब वो किस ढंग से करता है, किस रीति रिवाज से करता है, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ इतिहास के महत्व के बारे में जानेंगे। इतिहास के क्या महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई चरणों से महत्वपूर्ण। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि भारत के प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास उन लोगों ने किस प्रकार किया, कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की और संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित किया, किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया होगा और उनके इस्तेमाल के जीवन यापन के साधनों का निर्माण किया होगा। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया होगा। खेती, बुनाई, कताई, धातु निर्माण आदि की क्रिया की शुरुआत कैसे की होगी। वनों को काटकर गांव, शहर और अंततः साम्राज्यों की स्थापना किस प्रकार की होगी। लोगों को दरअसल ये पहले यहाँ जान लेते हैं। प्राचीन इतिहास में जो है, पहले आदि मानव को देख लीजिए। आदि मानव से ही मतलब मानव का प्रारंभ माना जाता है। तो देखिएगा उन लोगों के पहले उनकी जीवन शैली एक जानवर की तरह थी। आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है। तो बंदरों को तो आप लोग आज भी देखते होंगे कि कुछ विशेष उनका कोई वर्चस्व नहीं रहा होगा। लेकिन जो आधुनिक मानव है वो कहीं न कहीं उन लोगों से बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। तो मानव बंदर से इस रूप में कैसे पहुंचा, इसके बारे में जानते हैं। तो जो आदि मानव था, धीरे धीरे कहीं न कहीं वो शिकार और फल फूल पर निर्भर था। तो जब वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक मानव शिकार पर निर्भर था। तो जब वो शिकार करते थे तो कहीं न कहीं जो जानवरों का शिकार करते थे, कुछ जानवर खतरनाक भी होते थे। ठीक। तो जब उन जानवरों का इन लोगों पर हमला भी होता था तो ये बचने के लिए कहीं न कहीं स्थान ढूंढा करते थे। जब उनसे ये लोग नहीं जीत पाते थे तो कहीं न कहीं तो ये स्थान ढूंढते रहे होंगे। तो जब ये स्थान ढूंढते थे तो कहीं न कहीं उनसे बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते थे या फिर कहीं पे भी। तो उस समय तो कोई घर और तो उनका था नहीं, प्रारंभिक एकदम वो बता रहे हैं, मतलब जो प्रारंभिक मानव था उस समय तो इनका कोई घर और तो था नहीं। तो प्रारंभिक मानव जो था वो शिकार करते थे कभी। तो ये
तो कभी पेड़ों पर चढ़ जाते। ऐसे ही शिकार करते करते ये लोग कहीं न कहीं पहाड़ों के करीब पहुँचे। तो वहाँ जब ऐसा कुछ हुआ होगा तो मतलब एक किसी किताब में लिखा नहीं हुआ है, तो ये हम बता रहे हैं मतलब जो हमें लगता है। तो ऐसा कहीं न कहीं पहाड़ों के इर्द गिर्द पहुँचे होंगे, तो किसी जानवर का हमला हुआ होगा, तो ऐसा कुछ स्थान गुफा टाइप का इन्हें दिखा होगा, तो ये वहाँ छुप गए होंगे, जिससे ये जानवरों को से बच गए होंगे। या फिर कभी बारिश से इनको बचना हुआ होगा, तो भी वो इस गुफा में मतलब छिप गए होंगे। तो इससे इन्हें लगा होगा कि मतलब कि यहाँ रहने से हमें सुरक्षित रह सकते हैं हम। तो कहीं न कहीं इन्हें यहीं से हमें लगता है कि मतलब ये इन्हें रहने का मतलब आभास हुआ होगा कि मतलब रहने के लिए कोई न कोई आवास चाहिए, मतलब घर चाहिए। और इसी तरह से ये जब इधर उधर भटकते थे, तो कहीं न कहीं जब एक क्षेत्र का जब भोजन इनका समाप्त हो जाता, मतलब जानवर समाप्त हो जाते थे, तो ये दूसरे क्षेत्रों में जाते थे। इसी तरह से ये फैलते गए। कहीं न कहीं जब ये शिकार करके ले आते थे, तो इन्हें पहले ये मतलब तो सभी लोग मतलब पकड़ के लाते रहे होंगे, मतलब जो वजन रहता तो कहीं कहीं न कहीं पकड़ के लाते रहे होंगे। तो कहीं न कहीं ऐसे मतलब उस तरह से उस समय तो सड़कें थी नहीं, तो मतलब कहीं न कहीं ऐसा इन्हें दिखा होगा, मतलब कि कहीं कोई पत्थर पहाड़ का साइड तो था, तो पत्थर कहीं न कहीं गोल टाइप का दिखा होगा। तो इन्होंने मतलब उस पे मतलब गलती से रख दिया होगा। उसके बाद जब उठाए होंगे तो हल्का सा घर्षण हुआ होगा, और पत्थर मतलब जब जब गोल रहेगा पत्थर तो वो लुढ़केगा। उस पे रखा हुआ लुढ़कने लगा होगा, तो इन्हें मतलब उस तरह से कहीं न कहीं इसी विधि से इन्हें कहीं न कहीं पहियों का ज्ञान हुआ होगा। तो इसी तरह से बहुत सारी सामग्री इन्होंने विकसित की। तो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अभी। लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वे लिखने का कौशल न जान लें। मतलब सभ्य मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से इसको शिक्षित कह लीजिए। तो किसी भी व्यक्ति को सभ्य तब तक नहीं माना जाता जब तक वह लिखने का कौशल न जान ले। जैसे आप लोगों में कोई पढ़ा लिखा होता है, मतलब आप लोगों में नहीं, तो आप लोग तो पढ़े लिखे होंगे, पर आप लोगों के घरों में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उन्हें अशिक्षित कहते हैं। उसी तरह से और जो पढ़ा लिखा होगा उन्हें शिक्षित कहते हैं। तो इसी तरह से सभ्य और असभ्य, ठीक। आज भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ चलन में हैं, सब की सब प्राचीन लिपियों से विकसित हुई हैं। जो प्राचीन लिपियाँ थी, जैसे आज तो देवनागरी लिपि प्रचलन में है, तो ये भी कहीं न कहीं पुरानी लिपि से ही आई है। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए यही सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसका मूल संबंध प्राचीन काल से ही है, वह भी कई सदियों से विकसित हुई है। तो अगला हेडिंग है विविधता में एकता। विभिन्न प्रजातियों और जनजातीय समूहों की एक दूसरे के साथ जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफ़ी रोचक है, मतलब कि काफ़ी आनंददायक है। आर्यों के पहले इस स्थान पर रहने वाले लोगों में ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हूण, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। मतलब कि भारत में बहुत से लोग आकर रहे हैं। बहुत हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला, शिल्प, भाषा एवं साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। मतलब सभी लोगों ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाया है यहाँ पे, चाहे विदेशी हों चाहे यहीं के हों। ये सारे लोग इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह जुड़े हुए हैं कि आज इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता रही है। आर्यों को उत्तर में वैदिक और पौराणिक स्थित संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ तथा तमिल की संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। मतलब कहीं न कहीं जब ये भारत ही है तो मतलब कहीं न कहीं से तो जुड़े ही होंगे। प्राचीन काल से ही भारत में कई धर्मों की भूमि रहा है। मतलब भारत में कई धर्म प्रचलन में आए, जैसे हिंदू सिख करें, सॉरी, ये हिंदू धर्म हो गया। हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं है, परंतु इसे धर्म कहा जाता है। धर्म तो सनातन है, परंतु कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म। तो जैसे कि हिंदू धर्म, ब्राह्मण, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब का विकास हुआ है यहाँ पर। किंतु इन सभी धर्मों संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य और संवाद स्थापित किया। मतलब कि सब लोग एक तरह से मतलब मिलजुल कर रहते थे। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हों। मतलब भारत में जो लोग रहते हैं, मतलब भले ही अलग भाषा को बोलते हैं, लेकिन उनकी नियमित जीवन शैली मतलब मिलजुल कर रहते हैं।
हमारा देश विविधताओं के बावजूद भी अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। मतलब कि भले ही इसमें किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था। ऋग्वेद और भारत में भारत की व्याख्या जनजाति या परिवार के रूप में मिलती है, लेकिन भारत और गुप्त काल के पतन के समय का संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा है। मतलब इसके भारतवर्ष नाम का चर्चा है। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय या भारतवासी शब्द जैसे गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भारतों की भूमि के नाम से जाना जाता था। इसे मतलब कि जो महाभारत में भारत थे उन्हीं के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के वंशज के नाम से ये भारतवर्ष पड़ा है। विष्णु पुराण में उल्लिखित है, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतति मतलब कि जो वंश है वो भारतीय है। संतति का मतलब होता है वंशज। इस देश का भारत नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन, ऋग्वैदिक काल में वो मतलब वही वो महाभारत का समय हो गया, प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया लगता है। भारत देश जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। सिंध द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम से सबसे पहले हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया था। मतलब सिंध द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम जो है, ये क्वेश्चन पूछता है, इंडिया नाम हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया था। पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता में सरस्वती के 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख किया गया, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। यूनानियों के बाद में यह शब्द ईरानियों से उधार लेकर सिंधु नदी को इंडोस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि सिंधु नदी का इंडोस नाम किसने दिया था, तो पूछता है, तो यूनानियों ने दिया था। ईरानियों या पारसियों की पुस्तक में रियासत और यासना में सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ईरानी स के स्थान पर है का प्रयोग करते थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इन्हीं पुस्तकों के में बाद में हिंदू के स्थान पर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे पता चलता है कि इस शब्द का विस्तार इंडस के क्षेत्र के आगे के प्रदेश तक था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार जिसे हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने इंडोस शब्द का प्रयोग पार्सियन साम्राज्य की क्षत्रपी मतलब कि किसी एक छोटे से क्षेत्र के लिए या किया था, लेकिन बाद में यूनान और रोम के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए प्रयोग किया गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए तिएनचू या चुआंतू शब्द का प्रयोग किया। यह पूछता है कि मतलब चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो इसके लिए होगा तिएनचू या चुआंतू। लेकिन जब ये ह्वेनसांग लिख दिया, ह्वेनसांग होना चाहिए। ह्वेनसांग के बाद जब ह्वेनसांग भारत आया तो उसने भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होड्डू, लैटिन में इंडस और चीनी में तिएनचू, ये सभी सिंधु शब्द के बिगड़े हुए रूप हैं। इस प्रकार भारत के वंशज भारतीय तथा हिंदुओं के नाम से जाने लगे। इत्सिंग कहता है, ये कथन याद रखिएगा, इत्सिंग कहता है कि हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरी जनजातियों द्वारा किया जाता है और स्वयं भारत के लोग इसे नहीं जानते। मतलब ये ऐसे कथन पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो इसे याद रखिएगा। परीक्षा से उपयोगी कुछ प्रश्न हैं जो मतलब पूछ सकता है, इसीलिए यहाँ इसे नोट कर दिया गया है। भारत के लिए चीन में कौन कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ था, तो प्रारंभिक काल में जो था वो तिएनचू या चुआंतू था। और जब ह्वेनसांग आया, हमने बताया ना, जब ह्वेनसांग आया तो उसने युनतु शब्द का प्रयोग किया, तब से युनतु शब्द का चलन हो गया। अन्य भाषाओं में भारत के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग हुआ तो था, इसके बारे में जानेंगे। फारसी में हिंदू, ये पूछता है, याद रखिएगा। यूनानी में इंडोस, हिब्रू तो नहीं पूछता है। लैटिन इंडस, लेकिन याद रखिएगा हिब्रू में होड्डू। और मेसोपोटामिया में जो है वो छोड़िए, बाद में उसको देखेंगे। आज यहीं तक। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो कृपया चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें।